हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज का हमारा सीधा सवाल इसी मुद्दे पर था, जिस पर अभी एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था राजस्थान स्पीकर के उस शो को नोटिस को जो पहुंचा था सचिन कैंप के तमाम विधायकों को, अब चैलेंज को लेकर बाकायदा जल्दी ही कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस याचिका पर सुनवाई टल गई थी, पहले खुद ही वक्त मांगा गया था पायलट खेमे की तरफ से, लेकिन अब खबर ये आ रही, क्योंकि देखिए अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो कल 17 तारीख है और 2 दिन का ही वक्त है। शो कॉज नोटिस ये है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियां की है, क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, और इसीलिए इसे चैलेंज करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अभी की बड़ी खबर कि अभी कुछ देर में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। राजस्थान संकट पर यह सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी देर में राजस्थान हाईकोर्ट में यह सुनवाई हो सकती है। तो पहले पायलट पर कार्रवाई और अब अदालती लड़ाई और अदालत से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर यह है कि पहले जो सुनवाई टल गई थी, कौन सी सुनवाई, जो सचिन पायलट खेमे की तरफ से उस शो कॉज नोटिस को चैलेंज करती हुई याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में डाली गई थी, उस याचिका पर सुनवाई अब किसी भी वक्त हो सकती है। पायलट कैंप की याचिका पर किसी भी वक्त राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। मनीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या वक्त का पता चल पाया है, कब तक हो सकती है सुनवाई? जी बिल्कुल, अभी सिंगल बेंच जो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा है, उनकी कोर्ट में जो एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए लगाई गई थी, यानी याचिका में संशोधन के लिए, उसको मंजूर करने का काम इस कोर्ट में होगा, क्योंकि जो सचिन पायलट खेमा है उनकी तरफ से वकील हरीश साल्वे ने वो संशोधन या याचिका दाखिल करने का समय मांगा और कोर्ट ने 5 बजे का समय दिया। अब जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के यहाँ पर इस अर्जी को मंजूरी मिलने के बाद शाम 7:30 बजे डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट उसमें इस मामले की सुनवाई होगी। यानी इसको अर्जेंट कैटेगरी का मानते हुए इस पर तत्काल सुनवाई का निर्णय लिया गया, और ये डिवीजन बेंच में कौन से 2 जज होंगे ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। मनीष, ये पता चल पाया कि संशोधन, मतलब भाई याचिका तो हरीश साल्वे की तरफ से जो उनका केस लड़ रहे हैं सचिन कैंप का, उनकी तरफ से ही दाखिल की गई, कौन सा संशोधन और क्यों ये जो सुनवाई है वो टल गई थी और अचानक वापस ये सुनवाई होने लगी, या फिर ये रूटीन है प्रोसीजर के हिसाब से? बिल्कुल, ये बिल्कुल रूटीन नहीं है। एक्चुअली में कुछ इसमें संशोधन मांगे गए थे, वो इसलिए देना चाहते थे कि कुछ पुराने कोर्ट केसेस का हवाला हरीश साल्वे चाहते थे कि पिटीशन में उनको इन्वॉल्व किया जाए। ये पिटीशन यहाँ के स्थानीय वकीलों ने तैयार की थी, और हरीश साल्वे चूंकि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने वक्त मांगा कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और उस आशय की एक एप्लीकेशन तैयार करके अभी जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अदालत में पेश की जाएगी, और मंजूरी मिलने के बाद इस पूरे मामले को डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाएगा। जुर्मी का कितना वक्त हमें इंतजार करना होगा मनीष? मुझे लगता है आप वहीं उस खबर को कवर करने के लिए रुक कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, अब ये माना जा सकता है कि इस एप्लीकेशन को मंजूरी मिलने के बाद 7:30 बजे का टाइम तय है, और 7:30 बजे तक दोनों जजों की एक पूरी बेंच भी गठित कर दी जाएगी चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती की तरफ से, और उसके बाद डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जी रूबिका, ये बता रहे हैं मनीष, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, और मनीष मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि आज शाम 7:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है, जो पायलट गुट की तरफ से दाखिल किया गया है। पहले याचिका पर सुनवाई इसलिए टाल दी गई थी क्योंकि यहां जो राजस्थान के वकील थे, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील थे, उन्होंने याचिका तैयार की थी, लेकिन हरीश साल्वे वरिष्ठ वकीलों में से एक, सॉलिसिटर जनरल का बाकायदा उनको उन्होंने उस पद पर काम किया है 2014 के बाद, जब मोदी सरकार आई थी, और अब कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे के वकील भी हरीश साल्वे ही होंगे, और हरीश साल्वे कुछ संशोधन
इसमें चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा था। 5 बजे तक का उन्हें वक्त दिया गया था और अब जानकारी ये मिल रही है कि 7:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई शुरू होगी। मनीष से आगे भी हम अपडेट लेंगे और इसी पर बहस के लिए हमने 2 खास मेहमानों को इनवाइट किया है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं जो कि राजस्थान की राजनीति को बखूबी समझती हैं। इनफैक्ट वो राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है उनमें एक हिस्सा भी रही हैं। अर्चना शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं और पहली दफा आपके साथ डिबेट शो में आप हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं, सो एक्स्ट्रा वेलकम आपका। लेकिन अर्चना जी, सवाल सीधा सा आज ये है कि ऐसी क्या जादूगरी अशोक गहलोत की तरफ से हुई कि जिस सचिन पायलट पर हर कोई ये सोच रहा था कि ऐसी लैंडिंग होगी कि ये सरकार गिर जाएगी, और अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों पर तलवार लटक रही है। देखिए रूबिका जी, पार्टियां या यूं कह सकते हैं संगठन कोई भी हो, अनुशासन से चलता है और अगर उसमें अवसरवादिता का कोई भी एक तत्व दिखाई दे तो निश्चित रूप से उसके संवैधानिक जो प्रक्रिया संगठन की होती है उसके तहत कार्रवाई। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि सचिन जी जो है वो पीसीसी के प्रेसिडेंट भी थे यहाँ और डिप्टी सीएम के साथ 5 पोर्टफोलियोज मिनिस्टर के तौर पर उनके पास। अब अगर वो और उनके साथ ही बागी तेवर अपना लें तो फिर आप समझ लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसने बहुत लंबा शासन किया देश में, लेकिन उसके साथ अनुशासन को भी कायम रखने की परंपरा रही। मैं खुद सचिन जी के साथ जो पीसीसी के अध्यक्ष रहे तो उनके साथ मैंने काम किया है। अब मैं समझती हूँ कि उनको इस चीज की गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि जब वो नेतृत्व करता थे और सब कार्यकर्ताओं उनके साथ लग के और हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, सड़कों पर लड़ी, हर स्तर पर लड़ी, लाठियां खाई, सब कुछ किया, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी कौन सी आकांक्षा उनकी पूरी नहीं हुई, तो वो बगावत के सुर उन्होंने अपनाया और साथ ही साथ कुछ लोग और भ्रमित हुए उनके साथ और एक स्टेबल गवर्नमेंट को भाजपा के छत्र छाया में वो टॉपल करने का प्रयास। अर्चना जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके साथ बहुत संघर्ष किया, आपने उनके साथ डंडे भी खाए, आप उनके साथ सड़कों पर भी निकली और आपने जिस तरीके से राजनीति को या कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए था बढ़ाया, तो इसका मतलब सचिन पायलट ने भी वो काम किया है। सचिन यही तो कह रहे हैं कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिला है, उनको सिर्फ तमगे दे दिए गए हैं, लेकिन वो ताकत और वो हक उनको नहीं दिया और इसीलिए उनका ये हक बनता है कि वो इसका विरोध करें। ये इनडिसिप्लिन कैसे हुआ? देखिए रूबिका जी, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि खाली सचिन जी ने डंडे नहीं खाए, सबने खाए, पूरा संगठन उनके साथ था क्योंकि उनके पास बागडोर की संगठन थी, उनके पास जिम्मेदारी थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उनके नेतृत्व में हम सब कर रहे थे। उनकी जगह कोई और होता तो भी हम लोग यही काम करते क्योंकि हमारी लड़ाई अवसरवादी या कहते थे फांसीवादी ताकतों से और हम लोगों ने मिलजुल करके सब ने, इवन जो आज सीएम है उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा उसकी मान सम्मान में कभी कमी नहीं। पर अर्चना जी, अब उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया है, उनके खेमे से बकायदा राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, ये पूछते हो कि बताइए हमने अपना हक मांगा, क्या गलत इसमें किया है। मैं चाहती हूँ गौरव भाटिया भी इसमें हिस्सा ले ले और उसके बाद आप दोनों को मौका मिलेगा। गौरव भाटिया, आप अपनी बात रखें उससे पहले आप जानते हैं सीधा सवाल में हम दर्शकों से भी सीधा सवाल करते हैं कि वो राय क्या रखते हैं। आज का मेरा सवाल क्या था वो आपके सामने रखना चाहती हूं और उस पर क्या आप लोगों ने टिप्पणी की है और क्या राय दी है वो भी। सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होगी, हमने आपसे ये सवाल पूछा तो आपने जवाब क्या दिया वो भी आपके सामने। और ये देखिए सी वोटर का ये स्नैप पोल जिसमें 33% लोग कहते हैं बीजेपी में जाएंगे, 26% लोग कहते हैं नई पार्टी बनाएंगे, अभी मान जाएंगे 24% लोग कह रहे हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे 17% कह रहे हैं। ये लगातार हमें लगता है बढ़िया शानदार लोगों की राय है, स्क्रीन पर रहनी चाहिए। गौरव भाटिया, आप अपनी बात रखिए। बीजेपी में जाएंगे 33% लोग कह रहे हैं, लेकिन आपका खेल तो खराब हो गया, उन्होंने मना कर दिया नहीं आ रहा मैं। रूबिका जी देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा, ये वॉइस एको कर रही है, इसको प्लीज ठीक करा लीजिए। आवाज ठीक कर लीजिए, गौरव भाटिया को एको कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा क्योंकि आप न्यायालय की प्रक्रिया की बात की,
तो ये जो 10वीं है ना रूबिका, इसमें कहा जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और ये पैरा 2 के तहत लाया जा रहा है। पैरा 2 में कहते हैं स्वेच्छा से अपना जो उन्होंने पद है, सदस्यता है, पार्टी की छोड़ दी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी है? और मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि अनुशासन पार्टी में जरूरी है, और मैं मानता हूं ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी को अनुशासन की याद आई जब सचिन पायलट की बात आती है। जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था रूबिका जी, और वो कैबिनेट से अप्रूव था, क्या वो अनुशासन था या नहीं था? दूसरी बात, आप मुझे बताइए इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र ये है कि 6 बीएसपी के एमएलए होते थे, वो कांग्रेस की सरकार को समर्थन करते थे, उनका विलय करा लिया असंवैधानिक तरीके से अपनी ही पार्टी में। क्या वो संवैधानिक था? क्या वो अनुशासन था या नहीं था? इस पे भी प्रकाश डाले। तीसरी बात, देखिए कपिल सिब्बल खुद क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमारे जो अस्तबल में घोड़े हैं वो भाग रहे हैं, हम कब जागेंगे? तो रूबिका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अगर घोड़े अस्तबल के अंदर हैं और मालिक गधा होगा तो वो घोड़े भाग जाएंगे। और इसकी क्या वजह है कि घोड़ों में योग्यता ज्यादा है और गधों में कम है, उसके बावजूद आप घोड़ों को निगरानी में रख रहे हैं एक गधे की। और इसीलिए मैं कहता हूं कि योग्य व्यक्ति जिसके पास नेतृत्व क्षमता हो, और अगर उसके पास गांधी उपनाम नहीं होगा तो कांग्रेस में यही हश्र करेंगे। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है रूबिका जी, ये पहले तो गुटबाजी है, सोनिया गांधी का गुट और राहुल गांधी का गुट। फिर ये गहलोत वर्सेस पायलट है, जैसे कमलनाथ वर्सेस हमने वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया देखा था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया, आज आपको वो बहुत पसंद आ रहे हैं। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आपकी पॉलिटिक्स को ये सूट कर रहा है और इसीलिए आप लोग सब वकालत कर रहे हैं। भाई ये इनकी पार्टी ये जाने, इनके अंदर की लड़ाई ये जाने, आपको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है? आपको सरकार बनानी है वहां पर, तो खुले तौर पर कहिए कि नहीं सरकार बनानी है, साम दाम दंड भेद बनाएंगे हम। नहीं रूबिका जी, आप बताइए कि संविधान तार-तार हो और हम वहां पे सबसे बड़ा विपक्षी दल हैं, हम प्रश्न भी ना पूछे। मैंने बसपा पे 6 एमएलए जो तोड़ के विलय कराया उसका प्रश्न पूछा, वो संवैधानिक है क्या? और आप कह रहे पसंद आ रहे हैं, मैंने तो ना पसंद की बात करी ना नापसंद की बात करी। ठीक है, जवाब देंगे अर्चना शर्मा। आप कह रहे हैं कि संविधान तार-तार हो रहा है, आप कह रहे हैं संविधान तार-तार हो रहा है। अर्चना शर्मा जवाब दे, उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमें जानकारी थी कि 7:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट में अभी सचिन कैम्प की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर शो कॉज नोटिस जो पहुंचाया है सचिन कैम्प के तमाम विधायकों को स्पीकर ने राजस्थान के, उससे चैलेंज करती हुई याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पहले याचिका पर सुनवाई टल गई थी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अर्चना जी जवाब दीजिए, संविधान तार-तार हो और विपक्ष कुछ कहे भी ना, ये कहां तक उचित है? आपके घर में खोट है तो फिर इस पर तंज ना कसे, इस पर किसी तरह का कोई अटैक ना करें, फिर कैसे राजनीति होगी? देखिए, यही विडंबना है कि संवैधानिक मूल्यों की बात करने वाले खुद संविधान को तार-तार कर रहे हैं पूरे देश। और जब मैं बार बार ये बोलती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार वही बात रिपीट होती है, लेकिन सच्चाई है कि संविधान को कैसे इन्होंने कमतर बनाने का काम किया विभिन्न राज्यों, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और इनकी जो नजर आज राजस्थान में, उसका कारण मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब हमने चुनाव जीता, हिंदी हार्टलैंड की सबसे मेजर स्टेट का, तब से इन लोगों को मुझे लगता है चैन से नींद नहीं आई और इनके मन में यही रहा कि कैसे इनको टॉपल करे, इनका आधार खिसकता जा रहा है। ऐसी अवस्था में सत्ता में होने के कारण केंद्र, वैसे संविधान में इनका विश्वास नहीं, वो सब जानते हैं। अरे अर्चना जी, आप उस पार्टी की तरफ से आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसने इस बात की शुरुआत की थी। क्या आपको नहीं पता है कि हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, गवर्नमेंट्स को कैसे खरीदा गया है, कैसे सरकारों का तख्ता पलट कर दिया गया है, और आज आपको ये असंवैधानिक लग रहा है क्योंकि आपके साथ हो रहा है?
नहीं, लेकिन आप इस बात को भी समझ लीजिए कि विगत को जो लोग यानी पास्ट को जो लोग आधार बनाकर अपने प्रेजेंट के जो कारनामे हैं उनको सब्सटेंशिएट करते हो सबसे कमजोर लोग होते हैं। आज हमको करना क्या है, लोकतंत्र को परिपक्व करना है ना। आप छींटाकशी कर रही है उस पार्टी पर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अर्चना जी। अरे आप अपने उप मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पाई, आप अपने उप मुख्यमंत्री को इज्जत नहीं दे पाई, आप अपने उप मुख्यमंत्री को वो हक वो दर्जा नहीं दिला पाए, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं दीजिए ना। हमारे उप मुख्यमंत्री ने हमें जिस तरह की पोजीशन में लाके खड़ा किया, मैं समझती हूँ ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुझे कोई फ्रीडम नहीं था, मुझे कोई इस तरह के अधिकार नहीं थे, मुझे ह्यूमिलेट किया गया। चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष उन्होंने अपनी मर्जी से बनाए, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जी, लेकिन बहुत गलत बात है। 5 साल जिस शख्स ने वहां राजस्थान में आपको 20 से एकदम मेजोरिटी तक पहुंचाने का काम किया, आप ये कह रहे हैं कि उस स्थिति में ला दिया है कि हम एम्बेरस हो रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए मेरी बात सुनिए, संगठन एक देखिए, व्यक्ति से नहीं चलता है, मैं आ सकता हूं। एकजुटता की जरूरत है। आप ये बात कैसे बोल सकती है कि संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता है? आप तो उस संगठन का हिस्सा है जो एक परिवार से चलता है कि नहीं है? परिवार के रूप में चलता है, और उस परिवार में आपको सारा फ्रीडम भी था, सब कुछ चूज करने का अधिकार था। गौरव भाटिया, ये भी अधिकार था कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे, संगठन में किसकी नियुक्ति होगी। उसके बाद अगर आपको अपनी महत्वाकांक्षा ठीक है, पूरी फ्रीडम थी, पूरी फ्रीडम थी, आप ये कह रही हैं। गौरव भाटिया, ये इनडिसिप्लिन है शुद्ध रूप से। कोई भी कार्यकर्ता कल खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे ये दो, ये नहीं मिलेगा तो मैं आप पार्टी से बगावत करूंगा। मैं कहती हूँ कि सरकार। अब रूबिका जी मैं बोल दूं, मैं महिला है, इनका सम्मान करता हूँ, इनके बीच में नहीं बोलना चाहता, बराबर का समय दीजिए। तो आपने होनी चाहिए, प्लीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप। ओके अर्चना जी रुकिए ना, अर्चना जी रुकिए एक सेकंड, अर्चना जी रुकिए एक सेकंड। गौरव भाटिया, आई डोंट नो आप मुझे सुन पा रही है नहीं। अर्चना जी रुकिए, गौरव भाटिया अब इस पर जवाब देना चाहते हैं ना, आपने सवाल खड़ा किया। मनीष शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी मैं प्लीज आपका रुख करूंगी, मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर है ये। मनीष, जानकारी, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी और मेरे तीनों रिपोर्टर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मनीष जानकारी दीजिए। ये बिल्कुल रूबिका, अभी तक ये खबर आई है कि सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले को डीबी यानी डिवीजन बेंच तक ट्रांसफर करने की बात है, और अगर डिवीजन बेंच से मामला जा रहा है तो आज ही शाम 7:40 बजे यानी कुछ देर बाद इस मामले की सुनवाई यही राजस्थान हाईकोर्ट में हो। जज कौन होंगे ये कुछ देर में तय होगा। जी प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रफुल्ल भी इस वक्त हमको स्क्रीन पर नजर आएंगे आपसे कुछ ही देर में। प्रशांत आपके पास क्या जानकारी है? और जैनेन्द्र भी दिखाई दे रहे हैं हमें स्क्रीन में। प्रशांत जी। रूबिका देखिए, मैं इस वक्त मानेसर के उस होटल के बाहर खड़ा हूँ, उस रिसोर्ट के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर जो सचिन पायलट गुट के काफी एमएलएज हैं वो यहाँ पर हैं, और हमें ऐसी जानकारी मिल रही है जैसा आपने बताया, मनीष अभी बता रहे थे कि इनका जो अगला रुख होगा, इनकी नजर अब राजस्थान हाईकोर्ट पर है कि वहां से क्या निर्णय आता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 7:30 7:40 तक वहां पे जो डिवीजन बेंच में जो 2 जजों की बेंच की सुनवाई होनी है वो वहां पर होगी, और उसके बाद हाईकोर्ट आखिर क्या कहता है, क्योंकि सचिन पायलट गुट के विधायकों ने जो स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इनको भेजा है उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। तो यहाँ पर इंतजार है अदालत के निर्णय के कि अदालत आखिर क्या फैसला लेती है, और आज ही लेती है या कल फिर सुनवाई कल भी टाली जाती है, उसके बाद कोई निर्णय आता है। मनीष, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, हो सकता है अपडेट ये भी दे दूं। मनीष हो गया ऐसा कहा। मनीष मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हमने नहीं, हमें तो कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब सिंघवी साहब ने आप लोगों ने अपोज किया था कि एक्सेप्ट ना हो इनकी पिटीशन? वो अपोज किया था, लेकिन कोर्ट ने मंजूर कर ली एप्लीकेशन अमेंडमेंट की, और अब वो अमेंडेड रिट फाइल करेंगे। अमेंडेड रिट फाइल होगी तो डीबी में सुनवाई होगी, और डीबी कब लगेगी पता नहीं मुझे। थैंक यू सर। ये वकील थे, उन्होंने कहा कि हमने अमेंडमेंट के लिए कुछ वक्त मांगा था, एप्लीकेशन लग गई है, अब वो कब करेंगे इस पर सुनवाई ये वक्त नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया गया है और 7:30 बजे बाकायदा सुनवाई शुरू हो जाएगी। बीच में मैंने ये कहा था कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, नहीं, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और सुनवाई जो है वो 7:30 बजे शुरू हो जाएगी। प्रफुल्ल सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ हैं और जितेंद्र लाइव से जयपुर में मौजूद हैं इस वक्त वो। प्रफुल्ल, अंदर से कोई खबर छनकर आ रही है? क्योंकि लीगल स्टेप कौन सा कि आपको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया, उसके बाद एक चैलेंजिंग याचिका जो है वो दूसरे खेमे की तरफ से, तो कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस वक्त सीएम?
कल तक तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। देखिए, सीएम के चेहरे पे कॉन्फिडेंस अभी भी देखने को मिल रहा है। मैं फेयरमैन होटल पे बाहर मौजूद हूं, जहां पर तमाम विधायक कांग्रेस के रुके हुए हैं और अब से कुछ देर पहले ही सीएम यहां से रवाना हुए हैं। कहां गए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सुबह से 2 बार 2 मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री हैं अशोक गहलोत के, वो यहां पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, प्रताप सिंह और रघु शर्मा। और उनका कहना था कि अगर कोई विवाद था तो कोर्ट में जाने की बजाय पार्टी के पास आना चाहिए था। पार्टी ने कई बार मौका भी दिया था और अभी भी वो जो कर रहे हैं उनकी जगहसाई होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है 109 लोग हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। और यहां तक कि जो प्रताप सिंह है उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारी जो गहलोत सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक गए हैं उनसे बात हो रही है और वो हमारे पास वापस आना चाहते हैं। तो संख्या हमारे पास पूर्ण है और जो कुछ नोटिस दिया गया है उस पर भी उन्होंने साफ किया स्टैंड कि जो कुछ किया गया है नियम के तहत किया गया है, वो चैलेंज करेंगे तो सामने डिसीजन आ ही जाएगा। लेकिन अभी भी जो यहां पर तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद अशोक गहलोत है, वो पूर्ण तरह से एकदम संतुष्ट हैं। उनके चेहरे पे जो भाव है वो एकदम दिखता है कि नंबर्स उनके पास है। बार बार वो उनसे कहा जा रहा है कि 109 का जो आंकड़ा है वो उनके पास है और कुछ जो कुछ भी नियम के हिसाब से है वो नोटिस सर्व किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल, बस मैं एक संशोधन करना चाहती हूँ। जो आपने बताया कि आप सीएम आवास के बाहर मौजूद नहीं है, आप फेयरमाउंट होटल के बाहर मौजूद है जहां पर तमाम विधायक है और इनफैक्ट सीएम वहीं पर रुक रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी एक आम विधायक हूं इस वक्त। तो ऐसा है? बिल्कुल, देखिए सीएम बिल्कुल ऐसा ही है कि सीएम सुबह से कल रात से ही यहाँ पर आ गए थे और कल रात से यहीं पर मौजूद हैं और बीच बीच में वो कुछ देर के लिए जाते हैं। कल भी वो यहाँ पर थे, जाने से पहले उन्होंने हमसे बात की, अपनी बात रखी और उसके बाद वो रात में वापस यहाँ लौट आए। तो लगातार वो यहीं बने हुए हैं और जो आज ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी यह बताया गया कि सीएम सबसे बात कर रहे हैं, जो विधायक यहाँ मौजूद हैं और अंदर जो तमाम दिल्ली से जो आए हैं भी बात कर रहे हैं जहाँ पर प्रशांत मौजूद है, उस जगह से मानेसर में जहां पर रूठे हुए विधायक और सचिन कैंप के विधायक मौजूद हैं। ठीक है प्रफुल्ल, सबसे महत्वपूर्ण जगह इस वक्त जैनेंद्र, जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है। जैनेंद्र इस वक्त सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद है। जैनेंद्र, ना वहां से कोई खबर निकल कर आ रही है, ना सचिन पायलट निकल कर आ रहे हैं, ना ये समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट अब करेंगे क्या। उनका उस घर में कैद रहना ये बता रहा है कि वो कच्चे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक जो इस विवाद में तो कच्चे खिलाड़ी अब तक साबित हुए हैं और लगता है जैसे कि बहुत ही कमजोर विकेट पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक इस घर का सवाल है तो यहां है भी कि नहीं है, इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से ये विवाद चल रहा है और जब से वो दिल्ली में कोप भवन में बैठे हुए हैं तब से किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है, उनके विजुअल सामने नहीं आए हैं। वो कहां है, उनके लोकेशन को लेकर के सस्पेंस है। वजह क्या हो सकती है भाई? आपने तो दिल्ली में अरसे तक उनको कवर किया है, आप उनकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? मतलब सचिन पायलट जब इतने दुखी हैं, इतने त्रस्त हैं, कांग्रेस को एक्सपोज करने का उनके पास इतना मौका है, पूरा देश, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी या ये कह दीजिए कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखने वाली भी उनके सपोर्ट में आ गई है, उसके बावजूद वो सामने नहीं आ रहे। मतलब कोई तो रीजन होगा ना। शायद ठीक से होमवर्क नहीं किया सचिन ने। इस पूरे जो इन्होंने ये जो पूरी बगावत की पटकथा ठीक से नहीं लिखी, कमजोर पटकथा लिखी और शायद सवालों के जवाब नहीं उनके पास, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि मीडिया के पास तो सवाल ही सवाल है उनको लेकर के। फिलहाल वो फोन उठा करके 1 मिनट के अंदर जो है वो चीजें स्पष्ट कर रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में वो किस खेमे में है ये उनकी लोकेशन से स्पष्ट होता है। उनके बागी विधायक जो हरियाणा में बैठे हैं, इसके अलावा जो वकील उन्होंने नियुक्त किए हैं, तो लगभग उनका जो पोजीशन है वो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन चूंकि सवालों के जवाब शायद पूरी तरीके से तैयार उनके पास नहीं होंगे, शो कॉज नोटिस भी है, तो इस वजह से भी वो मीडिया के सामने भी नहीं आना चाह रहे। और कितनी तैयारी है उनकी वो इस पिटीशन से भी पता चलता है कि पहले याचिका दायर की जाती है। सेव करना चाहती हूँ जैनेंद्र कि रुके कहाँ हैं आप, ये वाला सिरा पकड़िए, उनके इस लीगल बैटल को लड़ कौन रहा है वो दूसरा वाला सिरा पकड़िए और दोनों को जोड़िए तो वो एक फूल टाइप का बनकर आता है। तो गौरव भाटिया, ये सवाल आप याद रखिएगा, मुझे आपसे इसका जवाब लेना है। मनीष शर्मा का बस मैं रुक कर लेती हूँ और उनसे थोड़ा डिटेल ले लेती हूँ। मनीष, 7:30 बजे सुनवाई। जी रूबिका, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा रूबिका, कि अब तक ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कमजोर विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं या उन्होंने जो पटकथा लिखी वो कमजोर है, मेरे साथी जैनेंद्र बता रहे थे। हाँ। लेकिन बड़ी राहत की बात है कि उनकी जो एक संशोधन याचिका थी
उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब डीबी में इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि मामला कानूनी लड़ाई की एक भले ही छोटी सीढ़ी हो, लेकिन सचिन पायलट खेमे ने वहां पर जीत हासिल की है। बिटवीन द लाइन भी बहुत कुछ है रूबिका, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा कि आगे क्या होगा। 7:30 बजे का टाइम अभी दिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन ये मामला तय हो चुका है कि ये मामला डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट में सुना जाएगा। यानी कि कल मतलब ये है, ये जो बिटवीन द लाइन्स का आपने जिक्र किया है मनीष, मैं ये समझना चाहती, इसका मतलब ये है कि सचिन स्ट्रेटेजिकली मीडिया के सामने नहीं आ रहे कि बताइए आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि मैंने पार्टी के खिलाफ बोला। जी बिल्कुल रूबिका, सबसे बड़ा बात यह है कि सचिन पायलट खेमे के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी विधायक ने अब तक कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के अनुशासन को लेकर कोई भी हरकत नहीं की है, कोई भी बात नहीं की है। और ऐसे में अब सचिन पायलट को जब एक छोटी जीत मिली है कि उनकी अर्जी मंजूर हो गई है, और अब जब ये ऐसा बहुत कम होता है मनीष, ऐसा बहुत कम होता है। देखिए मेरे 2 रिपोर्टर्स में इस बात को लेकर बहस हो या फिर अपनी अपनी बातें रखना चाहें, ये बड़ा कम होता है। मुझे बहुत कम मौका मिलता है, ज्यादातर मैं स्पोक्स पर्सन के साथ डिबेट कर रही होती हूँ। लेकिन जैनेंद्र, गो ऑन। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा मनीष जी बता रहे थे कि अब तक सचिन सामने नहीं आए हैं और शायद वो रणनीति का हिस्सा हो कि ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से ना आए जो पार्टी विरोधी माना जाए। लेकिन मनु भाकर जो यूथ राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे कुछ 2 दिन पहले तक, वो सरेआम ट्विटर पर लिख रहे हैं कि कांग्रेस से की निष्ठा का मतलब गहलोत की गुलामी नहीं है। तो क्या ये बयान नहीं है और क्या ये पार्टी विरोधी नहीं है? और न सिर्फ मनु भाकर बल्कि उनकी तरह और 1-2 विधायकों के जो बयान आए हैं सीधे सीधे वो गहलोत की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। मनीष जी बिल्कुल जैनेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुकेश भाकर और 1-2 विधायकों ने लिखा, लेकिन यहां सवाल है कि ये जो याचिका है ये सभी 19 के लिए है और ये कहा गया कि इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, साथ ही साथ पार्टी विरोधी गतिविधि की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि व्हिप का स्टैंड अपनी जगह कितना मजबूत है। क्या ये व्हिप है या केवल राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान जारी किए जाने वाला व्हिप मान्य होता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस व्हिप को क्या राजस्थान हाईकोर्ट में स्टैंड किया जा सकेगा और उसके बाद ये तय होगा कि अनुशासनहीनता है या नहीं, क्योंकि अभी गैन जो है हमें इंतजार करना होगा। भाई ऐसे आप आलोचना कर सकते हैं, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहाँ हुई? मुझे तो लगता है ये लोकतांत्रिक हुआ। मान लीजिए जैनेंद्र, आप और मैं एक दूसरे की बात से ना इत्तेफाक रखते हो या मनीष और मैं एक दूसरे की बात से ना इत्तेफाक रखते हो, तो हम एक दूसरे के बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे का विरोध करना कैसे हो सकता है? आई थिंक इसी मोड़ पर और इसी सोच के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उस पर फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। अब गौरव भाटिया, मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, मैं ब्रेक लूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि उस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। देखिए मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जब हम गांव हारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो हम चैन की नींद नहीं, तो कोई भी संगठन की समर्पित होगा हार के बाद सोचकर नहीं मेहनत करेगा। हाँ, ये बात अलग है। इसका चरित्र ये है रूबिका कि 2014 लोकसभा हार गए, राहुल गांधी 30 चुनाव हार गए तो भी सोते रहे। तो इसलिए ये फर्क है चरित्र का। दूसरी बात आपने आपने कहा अमेंडमेंट मूव हुआ, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, कुछ से केवल एक एप्लीकेशन आई जाती है अमेंडमेंट और वो एप्लीकेशन क्या रिजेक्ट हो गए एक बेंच, तो हो सकता है फाइल हो गई हो रही और उसकी सुनवाई, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं, कुछ समय मिलना चाहिए था विधायकों को जवाब देने के लिए, वो भी नहीं दिया गया। 2 दिन का समय दिया गया फिरबाजी में, तो इसके शायद संविधान को सवाल उठे हैं, उसकी सुनवाई। गौरव जी पता नहीं क्यों, हाँ मतलब आपकी आवाज बहुत ठीक से आ नहीं पा रही है, बहुत डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं कुछ कीवर्ड्स ही समझ पाई हूँ, इसे थोड़ा बेहतर कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो शुरुआत करेंगे एक बार फिर से। अब बेहतर फिर क्योंकि आप जानते हैं हम लोग स्काइप वगैरह से जुड़ते हैं तो उसमें नेटवर्क बहुत इशू हो जाता है, लेकिन दोबारा मैं इसे ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ
और उसके बाद हम ये डिबेट शुरू करेंगे। बस बता देना चाहती हूं कि सचिन कैंप की तरफ से जो स्पीकर के शो कॉज नोटिस को चैलेंज करने वाली याचिका है उस पर सुनवाई 7:30 बजे होगी। मेरे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव भाटिया और अर्चना शर्मा। गौरव भाटिया, चूंकि ब्रेक से पहले हम कुछ भी ठीक से नहीं सुन पाए थे, मैं चाहती हूँ संक्षेप में ही सही आप वो अपनी पूरी बात रख दें और उसके बाद अर्चना जी को मैं मौका दूंगी काउंटर का। धन्यवाद। रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा था कि अर्चना जी ने कहा कि हम लोगों को चैन से नींद नहीं आई जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे। हम ऐसा संगठन है जो समर्पित है जनता के प्रति। हाँ, हार के हम बेहतर कैसे हो, जनता की सेवा करें, ये प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस का चरित्र देखिए, वो 2014, 2019 हारे, युवराज के नेतृत्व में 30 चुनाव हार गए, तब भी सोते रहते हैं। तो ये तो इनका चरित्र है। दूसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा, विरोधाभास देखिए इनकी बातों में। बसपा के 6 एमएलए इन्होंने विलय कराया, जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे केवल इतना बताइए, कर्नाटका में जब एमएलए इस्तीफा देना चाह रहे थे तो 1 महीना लगा दिया वहां के स्पीकर ने कि हम तय नहीं करेंगे, स्वेच्छा से भी दिया। और यहाँ स्पीकर 2 दिन का समय दे रहे हैं जवाब देने के लिए। इसीलिए उच्च न्यायालय ये घुट गया है और संविधान के विपरीत स्पीकर भी काम कर रहे हैं। इंसाफ जरूर मिलेगा और उच्च न्यायालय इसका ध्यान इंतजार कर रहे हैं ना गौरव भाटिया। आप नहीं, तीसरी बात तक मैं जा नहीं पाऊंगी, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ। और इस बीच बड़ी खबरें भी आ गई थी। अर्चना जी, मैं चाहती हूँ आप काउंटर करें, लेकिन गौरव भाटिया इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने कहा हम जनता की सेवा के लिए आए थे, जनता की सेवा के लिए मध्य प्रदेश में भी आपने सरकार पलटी, लेकिन आज ही खबरें आई हैं कि कैसे एक दलित परिवार को जहर पीना पड़ जाता है पुलिस प्रशासन के सामने। ये कैसी सेवा है, मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। अर्चना जी, जल्दी से शब्द देखिए रूबिका जी, चुनाव हारना जीतना तो सियासत का एक हिस्सा है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर इंजीनियर नहीं करते मैंडेट, हम जनता की भावना के खिलाफ नहीं जाते। लेकिन एक बात जरूर है कि जो मॉडस ऑपरेंडी हर राज्य में अपनाई गई, IT, ED, ये सब इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, यानी इन संस्थाओं को कैसे कमतर करना है वो काम। अब गौरव भाटिया जी की बात को जवाब दे दें। इतनी सद्भावना, इतना प्रेम, इतना जो इनका लगाव दिख रहा है हमारे प्रेसिडेंट से इनके प्रति, उसका कारण गौरव जी इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा। आपको आप निष्ठाएं है ना, उसके प्रति आपका समर्पण नहीं है। आपके पास बीजेपी में आए, आपको भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है इस संगठन की महत्वाकांक्षा जो है ना। मेरा एक और टिप्पणी अगर रूबिका जी, एक सवाल के नाम पे भ्रम और छल फैलाते हैं, जनता को भ्रम कर, आपको भी ज्यादा जानकारी नहीं है इनके बारे में। आप नहीं, बस जानकारी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दिख क्या रहा है। आपकी पार्टी में दिख ये रहा है कि आपकी पार्टी बुजुर्गों का साथ तो बहुत अच्छे से दे रही है, लेकिन युवाओं के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो इस वक्त खड़े सचिन पायलट हो, चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो संजय झा हो, सबको मुंह की खानी पड़ रही है जो भी कह रहा है कि मामला ठीक नहीं चल रहा है पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।